स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी हम भूमिका को देख लेते हैं। यहाँ दे रहा है कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा और ये पढ़ा कि किस तरीके से फ्रांस का समाज जो था स्टेट और श्रेणियों में बटा था और किस तरीके से वहाँ बदलाव हुआ। लेकिन उन बदलाव के बाद जो सत्ता स्थापित हुई उसके प्रभाव से केवल फ्रांस ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी बदलाव देखने को मिला। और इस क्रम में भारत में भी राजा राम मोहन राय के द्वारा बदलाव की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। लेकिन ये बदलाव जो थे किस तरीके से हमारे सामने आए, क्या परिवर्तन हुए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग जो थे वे सभी लोग जो थे वो सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। बहुत से लोगों की राय जो थी अलग अलग थी, जैसे रूढ़िवादियों की राय अलग थी, उदारवादियों की राय अलग थी और जो परिवर्तनवादी थे इनकी राय अलग थी। तो कौन सी ऐसी चीजें थी इन तीनों में, उदारवादी में, रूढ़िवादी में और परिवर्तनवादी में, और इस विचारधारा को मानने वाले लोग क्या चाहते थे, इसको हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग रूस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे कि रूस में किस तरीके से क्रांति हुई और उस क्रांति का क्या असर दुनिया के बाकी हिस्सों पर पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि उदारवादी रेडिकल और रूढ़िवादी क्या थे। कह रहे समाज परिवर्तन के समर्थकों को एक समूह उदारवादियों का था और उदारवादी ऐसे राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान और जगह मिले। देखिए यूरोप में बहुत से ऐसे देश थे जहां किसी खास धर्म को ज्यादा तरजीह दी जाती थी। बाकी धर्म के लोगों पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते थे, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में उदारवादी ये चाहते थे कि एक ऐसा राष्ट्र हो जिसमें सभी धर्मों को समान जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के बहुत से ऐसे देश थे जो किसी खास धर्म को ज्यादा महत्व देते थे। जैसे इंग्लैंड में जो था वो ब्रिटिश सरकार जो थी चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन में कैथोलिक चर्च के मानने वाले लोग ज्यादा थे। तो ऐसी स्थिति में उदारवादी चाहते थे कि एक ऐसी सरकार हो जो सभी धर्मों को समान आदर से देखे। उदारवादी समूह जो था वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। यानी उदारवादी चाहते थे कि राजा का बेटा जो राजा बने, ये वाली जो चीजें हैं वो खत्म कर दी जाए। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा का पक्षधर थे। यानी उनका ये मानना था कि जितने लोग हैं सभी लोगों की रक्षा सरकार के द्वारा की जाए। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उसे छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासक और अफसरों को प्रभाव से मुक्त कर सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। यानी उदारवादी ये चाहते थे कि राजा के द्वारा जो शासन संचालित किया जाता है उसको खत्म कर दिया जाए और उसके स्थान पर एक ऐसी कानून व्यवस्था बनाई जाए, एक ऐसी न्यायपालिका स्थापित की जाए जो कानून के अनुसार काम करे। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। यानी ये जो था वो ये चाहता था कि कुछ ऐसी समितियां बने, कुछ ऐसे संगठन बने जो राजा पर नियंत्रण लगाए। लेकिन ये जो थी उदारवादी जो थे वो लोकतंत्र चाहने वाले नहीं थे। ये लोग सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी सभी को वोट देने के अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि वोट केवल वही दे जिनको संपत्ति हो, यानी जिनके पास संपत्ति हो उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। यह किनका मानना था?
उदारवादियों का मानना था। अगर आपसे सवाल किया जाए कि उदारवादियों के क्या विचार थे, तो आसानी से लिख सकते हैं कि उदारवादी एक ऐसे राष्ट्र को चाहते थे जहां सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाए, इसके सभी लोगों की रक्षा हो, एक ऐसी सरकार का गठन किया जाए, ऐसी न्यायपालिका बनाई जाए जो कानून के अनुसार हो, लेकिन मत सबको नहीं दिया जाए, मत उसी को मिले जिनके पास केवल संपत्ति हो। तो ये मानना था किनका? उदारवादियों का। इसके विपरीत अगर हम देखते थे रेडिकल लोगों का, तो इन लोगों के समूह जो थी ऐसी सरकार के पक्ष में थी जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, यानी जिन लोगों की ज्यादा संख्या हो उन्हीं के आधार पर सरकार चले। इनमें से बहुत सारे लोग जो थे महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे, यानी इन लोगों का मानना था कि महिलाओं को भी मत देने का अधिकार होना चाहिए। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे, यानी ये चाहते थे कि जो बड़े जमींदार हैं या संपन्न उद्योगपति हैं जिनके पास पैसे हैं, उनको किसी भी तरह का विशेष अधिकार न मिले, यानी उनको भी सामान्य पुरुष की तरह देखा जाए। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति का संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे, यानी वो ये नहीं कहते थे कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, संपत्ति सरकार के अधीन होनी चाहिए, वो ये नहीं कहते थे। हाँ, लेकिन ये कहते थे कि संपत्ति जो है कुछ खास लोगों के पास ही नहीं होनी चाहिए, संकेंद्रण नहीं होनी चाहिए, इकट्ठा नहीं होनी चाहिए कुछ खास लोगों के पास। अब नेक्स्ट है रूढ़िवादी तबका। रूढ़िवादी तबका जो था रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति ने तो रूढ़िवादी में भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, यानी रूढ़िवादियों का मानना था कि किसी भी तरह का बदलाव न हो, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। लेकिन 19वीं सदी आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन होना आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए, बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। यानी वो चाहते थे कि बदलाव तो होनी चाहिए, लेकिन बदलाव इस तरीके से होनी चाहिए कि हम अपने इतिहास को न पूरी तरीके से बदल दें, यानी इतिहास को लेकर के चलने के साथ साथ वे बदलाव को मानते थे, यानी जो भी बदलाव हो वो धीरे धीरे हो, एकाएक परिवर्तन न हो। ये किनका मानना था? रूढ़िवादियों का मानना था। तो यहाँ तीन तरह के लोगों के विचार को देखा आपने, जिसमें एक थे उदारवादी, दूसरे थे रेडिकल और तीसरे थे रूढ़िवादी। तो तीनों के विचारों को हम लोगों ने यहाँ देखा। उसके बाद अब हम लोग देखते थे कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए, यानी उदारवादियों में, रेडिकल में और रूढ़िवादी, इन तीनों में क्या हुए? आपसी प्रतिद्वंद्विता हुई, यानी एक दूसरे में काफी विचारों में टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय क्रांतन के विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं और सीमाओं की संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया था, और 19वीं शताब्दी आते आते ये स्पष्ट हो गया था कि रेडिकल के क्या विचार हैं और ये क्या चाहते हैं, उदारवादियों के क्या विचार हैं और ये क्या चाहते हैं, और रूढ़िवादियों के क्या विचार हैं और ये क्या चाहते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया था 19वीं शताब्दी के आते आते। तो 19वीं शताब्दी जो आई या उस समय की जो क्रांति हुई, इसने क्या किया कि हमारे राजनीतिक सीमाओं को भी बांधने की कोशिश की कि कौन से लोग जो है वो ज्यादातर जो है लोगों के हित को चाहने वाले हैं। तो ये तीनों विचार थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।